नमस्कार। अब हम लोग बात करेंगे उन अप्लाइड एस्पेक्ट्स पर, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जिन पर बेस्ड हमने अभी तक की थ्योरी की स्टडी किया है। हम जानने की कोशिश करेंगे किसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। हम जानने की कोशिश करेंगे किसी हाइपोथेटिकल सेल के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है तो उससे बनने वाले सेल रिएक्शन का सेल वोल्टेज या सेल का ईएमएफ कितना होगा, उन सारी चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इस सेक्शन में हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है। स्लाइड की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे इससे पहले जितने पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हमारे लिए जरूरी हैं। तो चलते हैं स्लाइड पर और सेक्शन 3.7 हमारी किताब में दिया गया है, उस पर आधारित पहले एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें कल्पना करिए, एक इमेजिन करने की कोशिश करिए, यहाँ पर सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और उस सेल को लेकर के बताया गया है कि कोई कॉपर की रॉड है जो 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप की गई है और एक निकल की रॉड 1 मोलर निकल सल्फेट के सोल्यूशन में डिप की गई है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर और निकल के इलेक्ट्रोड्स के प्लस 0.34 और माइनस 0.25 वोल्ट रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके आधार पर आप समझ सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो वैल्यू दी गई है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दी गई है। इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अब हम देखते हैं। यहां पर देखें, पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो उस इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा गया है जो एनोड के रूप में काम करेगा और वो इलेक्ट्रोड जो कैथोड के रूप में काम करेगा उसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा सेल का रिएक्शन क्या होगा उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा पॉइंट, इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और चौथा पॉइंट, इस सेल का ईएमएफ कितना होगा। आप आसानी से इन सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन को देखें और इस इंफॉर्मेशन को एक बार पिछले नॉलेज को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, हर बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। इंफॉर्मेशन देखें और स्लाइड पर हम चलने की बजाय अब हम इसे ड्रॉ करके देखेंगे। यहां देखते हैं, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन दिया गया है। किसके किसके लिए वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? कॉपर और निकल के लिए। सबसे पहली बात तो हम उसी को लेकर के चलें। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की कितनी है? कॉपर के लिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, उसका E0 के बारे में पूछ रहे हैं। वैल्यू कितनी होगी? 0.34 वोल्ट। ये पहला हमारे पास इंफॉर्मेशन आया। दूसरा जो इंफॉर्मेशन निकल को लेकर के दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं। E0 निकल, निकल का क्या है? वो रिडक्शन पोटेंशियल है। जाहिर सी बात है निकल भी रिड्यूस ही होगा और उसकी वैल्यू दी गई है माइनस 0.25 वोल्ट। इतने इंफॉर्मेशन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन के कंपैरिजन में पॉजिटिव में दी गई है और निकल की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो माइनस में दी गई है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में ही अगर कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं निकल की मेटेलिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गर होगी इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो इसके कारण क्या होगा? ओवरऑल आप अनुमान लगा सकते हैं जो जिंक और कॉपर का हमने शुरुआती सेटिंग लिया था उसी को यहां पर मॉडिफाई करके समझा जा सकता है और कल्पना कुछ इस तरीके से की जा सकती है। इसमें एक साइड में निकल की रॉड रखी होगी और दूसरे साइड में कॉपर की रॉड। यही इंफॉर्मेशन है। इसमें कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है और दूसरी साइड में निकल के लिए निकल सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है। रिएक्शन क्या होगा? आप जानते हैं इसमें निकल अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का प्रयास करेगा, यानी यहां से निकल के एटम निकलेंगे। इस चीज को जूम करके बनाने करके देखने की कोशिश करेंगे। निकल यहां से आयोनाइज होकर के सोल्यूशन में जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पर रॉड पर छोड़ देगा और सोल्यूशन में इसको जाने की टेंडेंसी बनी रहेगी। ये बात हमें समझ में आती है। इसके कारण निकल की रॉड पर कैसा साइन आ जाएगा? निकल की रॉड पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जाएंगे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कॉपर की रॉड पर अपोजिट घटना होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं सोल्यूशन से कॉपर के आयंस निकलेंगे और वो अपने इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को छीनेंगे। तो इलेक्ट्रोड पर जो कॉपर आयन, कॉपर के न्यूट्रल एटम होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन छीनेंगे और खुद कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ले करके डिपॉजिट होने की घटना आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं जो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर होगा। कॉपर का डिपोजिशन, ये सारी चीजें आपकी जानकारी में है। इस वजह से कॉपर के इलेक्ट्रोड पर ये जो कॉपर न्यूट्रल था वो कॉपर आयन में बदल जाएगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट रीजन और जबकि निकल की जो रॉड होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच रीजन हो जाएगी। इसे अगर जोड़ने का प्रयास करें वायर के थ्रू तो आप जानते हैं जोड़ना तो पड़ेगा ही सेल को फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस
इससे निकल से कॉपर की ओर होगा और इसके अपोजिट घटना करंट के फ्लो के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। करंट का फ्लो यहां से यहां के लिए। इस रिएक्शन को अगर बना करके देखने की कोशिश करें, यहीं पर समराइज करेंगे। निकल एक्चुअल में अपने रॉड पर था, ये सॉलिड फॉर्म में था, यह अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, एक्वस आयन में जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को रॉड पर ही छोड़ देगा। इसके बाद ये हो गया हमारा एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? दूसरे रिएक्शन में कॉपर सोल्यूशन में होगा, यह इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। आप देखें यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर अपने आप को मेटल की रॉड पर न्यूट्रल होगा। कैसे न्यूट्रल होगा, इस इवेंट को सीखने के लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ओवरऑल पहला क्वेश्चन, इसमें कौन एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा, इस चीज को आप स्लाइड पर देखें। पहला पॉइंट यही दिया गया है, आप आसानी से समझ सकते हैं स्लाइड पर दिए गए इस पॉइंट की मदद से। कौन कैथोड का काम करेगा, कौन एनोड का काम न करेगा। जो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा, आप देखने का प्रयास करें मेरी ओर और आप समझेंगे निकल यहां पर किसके रूप में काम करेगा। निकल यहां एनोड का काम करेगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन का इवेंट होगा, जबकि कॉपर की रॉड कैथोड के रूप में काम करेगी, क्योंकि वहां पर रिडक्शन का इवेंट होगा। स्लाइड पर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सेल का रिएक्शन क्या है। इस स्लाइड में देखें सेल का रिएक्शन क्या होगा। तो सेल का रिएक्शन, इसी पॉइंट को हम ड्रॉ करके यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। देखें यहां पर सेल के रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो पोजीशन हमने दिया था, इसमें इमेज में देखें निकल को दिया था, उसी को सबसे पहले हम जगह देंगे। अपने इस इमेज को बनाने के दौरान हम उसे सबसे पहले पोजीशन देंगे और दर्शाएंगे क्या, निकल सबसे पहले निकल न्यूट्रल था, वो कैटायन में बदला, यह इवेंट हम लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को दर्शाएंगे। सिंगल वर्टिकल लाइन यहाँ पर जो ड्रॉ की गई है, ये इंटरफेस को बता रही है, आप जानते हैं। और यहाँ पर जो डबल वर्टिकल लाइन है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद दूसरा इवेंट होता है। दूसरे इवेंट में क्या हो रहा है? दूसरे इवेंट में कॉपर आयन, कॉपर न्यूट्रल एटम के रूप में बदलेंगे, इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। तो यहां स्लाइड पर देखें सेल का रिएक्शन और सेल का रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही चीजें हम लोगों ने यहां पर बना करके देख लिया है। रिएक्शन क्या हुआ, सबसे ऊपर रिएक्शन के फॉर्म में दे दिया। सेल को अगर रिप्रेजेंट करके दिखाने की जरूरत पड़ी तो इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसा हमने ड्रॉ किया है, ऐसे दिखाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हम स्लाइड पर ही देखें, यहां पर सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी काम कर लिया, रिएक्शन भी दिखा दिया, सेल को रिप्रेजेंट भी कर लिया ड्रॉ करके। इसके बाद इस सेल का ईएमएफ कितना होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले लेक्चर में बात हुआ है, तेजी से अब आगे बढ़ेंगे, फंडामेंटल सारे क्लियर हो चुके हैं। तो देखते हैं यहां पर सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट होगा। उसको हमने आपको बताया था, ईएमएफ कैलकुलेट करने के दौरान हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड यहां पर क्या होगा, कॉपर, कॉपर के लेवल पर हम सोचेंगे और उसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो इसीलिए देखिए हमने रिडक्शन के टर्म्स में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश की। रिडक्शन है इसलिए देखिए कैटायन ऑब्लिक न्यूट्रल फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको बार बार बोल रखा है कि जब कभी भी हम इस तरीके के कैलकुलेशन करेंगे तो हम सबसे पहले कैथोड को लेंगे और उसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड जो बना हो, दोनों ही लेवल पर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो यहाँ पर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे पहले रखा हमने और उसके बाद एनोड का रखा। दोनों के बीच में डिफरेंसेस हम देखने की कोशिश किए और इसका वैल्यू कितना आएगा उसको अब हम देखेंगे। ईएमएफ के जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसके मदद से यहाँ निकालने की बात होगी। ईएमएफ होगा, कॉपर का कितना दिया गया है वैल्यू, कॉपर की वैल्यू है प्लस 0.34 माइनस, उसके बाद निकल की वैल्यू होगी माइनस, के बाद इसकी वैल्यू माइनस साइन के साथ है 0.25 वोल्ट। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी बन करके आएगी देखते हैं। यहाँ पर दोनों ही वैल्यू एड ऑन हो जाएंगे, 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.59। ये पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ ये वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये है कि इस तरीके का सेल का जो अरेंजमेंट और इंफॉर्मेशन आपने दिया है, जिस सेटअप को आपने बनाने के लिए कहा है, इस तरीके का सेटअप पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसका ईएमएफ कितना आया है 0.59 प्लस साइन के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, स्लाइड पर हम बढ़ेंगे। स्लाइड को देखें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है, एक सेटअप की बात कही गई है। तो अगले क्वेश्चन में एग्जाम्पल 2 के बारे में एक सेटअप दिया गया है सिल्वर और कॉपर इलेक्ट्रोड को लेकर के। इस क्वेश्चन को दिए जाने के पीछे मकसद ये था कि हम समझा सके कॉपर यहाँ एनोड का काम करेगा और सिल्वर कैथोड का काम करेगा। इसके पहले के एग्जाम्पल में कॉपर कैथोड का काम कर रहा था, कॉपर पर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा था। यहाँ पर कॉपर निकल के जैसा काम करेगा, जो पिछले रिएक्शन में निकल ने काम किया वैसा काम यहाँ कॉपर करेगा। कॉपर की रॉड डिसॉल्व होगी, सिल्वर की रॉड थिक होगी, उस पर जाकर के डिपोजिशन होगा। इंफॉर्मेशन की ओर देखें, स्लाइड पर चलेंगे तो सेल का जो सेटअप है कॉपर
कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड का। इसमें हमारे सामने दिया गया है कॉपर सॉलिड, ये कॉपर एक्वस में गया और सिल्वर का जो एक्वस आयन है वो जाकर के रॉड पर डिपॉजिट हो गया। अगर इस तरीके के दो हाफ सेल काम करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में तो इस सेल का ईएमएफ कितना होगा अगर रिडक्शन पोटेंशियल इनके दिए गए हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का भी दिया गया है और सिल्वर का दिया गया है। इसमें सेल रिएक्शन को समझा दिया गया है। ये क्वेश्चन देने के पीछे मकसद ये था कि आप समझ सकें कॉपर का हमेशा कैथोड बनना ही फ्यूचर नहीं होता है। कॉपर कभी एनोड भी बन सकता है और कॉपर कैथोड या एनोड क्या बनेगा यह डिपेंड करेगा दूसरा कैसा है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैसा जोड़ा गया है उसके आधार पर। यहां पर सिल्वर उससे कमजोर है इसलिए कॉपर एनोड बनेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, सोल्यूशन बनाते हैं। यहां आप देखें सीधा सीधा हमारा फार्मूला वही काम करेगा। ई नॉट सेल या ईएमएफ जो कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू ई नॉट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इसमें वैल्यूज हम रख देंगे, अपने आप से देख सकते हैं पूरा का पूरा रिएक्शन एकदम सही दिया गया है। कॉपर जो होगा वो एनोड होगा सिल्वर, यहाँ पर कॉपर एनोड होगा सिल्वर, यहाँ कैथोड होगा। तो हम सिल्वर की यहाँ वैल्यू सबसे पहले रखेंगे। सिल्वर की वैल्यू कितनी दी गई है 0.080, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। माइनस कॉपर की वैल्यू कितनी दी गई है 0.34 वोल्ट दी गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 0.46 वोल्ट आता है इसके ई नॉट सेल की वैल्यू। अब यहीं पर हम एक और चीज देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से एक तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और कंपैरिजन करने के दौरान हमें एक वैल्यू पता चलती है पिछले क्वेश्चन के ई नॉट की। ई नॉट की वैल्यू पिछली बार कितना था, ई नॉट सेल की वैल्यू पिछली बार 0.59 वोल्ट था। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो एक की वैल्यू 0.546 था और एक की वैल्यू 0.59 आई हुई है। इन दोनों के बीच में अगर मैं आपसे कहूं कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा इफेक्टिव है, क्या एग्जाम्पल नंबर 1 का या दूसरे का जिसको अभी हमने लगाया, तो आप कह सकते हैं ना कि जो अगला ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लगाया है इसमें सेल उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना इससे पहले के एग्जाम्पल में क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें सेल ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। कैसे? वो इसलिए इफेक्टिव रहेगा क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू या सेल के पोटेंशियल की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में कितनी थी, आप यहाँ पर ड्रॉ करके जो वैल्यू बनाए थे वो कितना था, कैलकुलेशन के दौरान 0.59 वोल्ट था प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना आया प्लस 0.46 वोल्ट आया हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसको थोड़ा सा और इलॉबरेट किया जाए, तो इलॉबरेट करने के दौरान मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि इस ई सेल को आगे चल करके हम कैपेसिटी टू डू वर्क यानी डेल्टा जी के टर्म्स में निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू माइनस NEF के द्वारा। NEF में ये जो E की वैल्यू है आप जानते हैं E की वैल्यू जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही डेल्टा G की वैल्यू ज़्यादा होगा। और चूंकि ये चीज़ें माइनस साइन के साथ आती हैं, ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर E की वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है क्योंकि यहाँ सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो माइनस साइन के साथ होता है। ये माइनस साइन के साथ क्यों दिया गया है इस बारे में पहले बात हो चुकी है, आगे भी मैं आपको समझा दूंगा। अभी बात सिर्फ इतना समझें कि डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ही ज़्यादा कैपेसिटी टू डू वर्क हमें यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे। और आप यहाँ पर देखें जो पॉइंट्स हमने आपको समझाया है इसमें हुआ क्या है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं जो ई नॉट की वैल्यूज़ दी गई हैं वो जिसकी जितनी ही ज़्यादा होगी उसका डेल्टा जी उतना ही माइनस में होगा। इसका मतलब ये है जिसका डेल्टा जी जितना ही ज़्यादा माइनस में होगा उसका कैपेसिटी टू डू वर्क उतना ही ज़्यादा होगा। और आप जानते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क जो डेल्टा जी के माध्यम से पता चलता है वो एग्जाम्पल नंबर 1 में ज़्यादा मिलेगा और एग्जाम्पल नंबर 2 में कम मिलेगा। इसका मतलब ये है एग्जाम्पल नंबर 1 में वर्क करने की एफिशिएंसी ज़्यादा है, एग्जाम्पल नंबर 2 में कम है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन से आप एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना सकते हैं। कोई बैटरी कैसे काम करेगी, कितना काम करेगी। तेजी से चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल हमारे स्लाइड पर किस तरीके से दिया गया है उसको देखते हैं। यहाँ जिंक और कैडमियम के कॉम्बिनेशन की बात की है। एग्जाम्पल नंबर 2 तो हमने कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैडमियम और जिंक के इलेक्ट्रोड का दिया गया है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैडमियम इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं अगर कोई सेल का रिएक्शन इस तरीके से दिया गया हो। आप समझ सकते हैं ये ई सेल, इसमें ऑलरेडी ओवरऑल जो टोटल ई नॉट सेल है उसकी वैल्यू दी गई है
जिंक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी हमारे सामने यहाँ दिया गया है। सिंपल सी बात यह है कि जो पहले आपको सेल का पोटेंशियल ऑलरेडी कैलकुलेट करने को कहा जाता था, या फिर आप कह सकते हैं ईएमएफ कैलकुलेट करने को दिया जाता था, यहाँ पर ईएमएफ दिया गया है। एक एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं। आप सेल के रिएक्शन को पूरी तरीके से देख चुके हैं। इसमें आपको पता है जिंक एनोड बनेगा, कैडमियम कैथोड बनेगा। जिंक सिंपल सी बात है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात दी गई है। ओवरऑल सेल का ईएमएफ का रिजल्ट कितना होगा वो दिया गया। कैडमियम के बारे में पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार इसको देख करके आंसर करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। और सेल का चूंकि रिएक्शन आपकी जानकारी में है तो कोई ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। ई नॉट सेल, हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड की बात यहाँ की जाती है। तो ई नॉट कैथोड दिया हुआ, ई नॉट एनोड की बात दी गई है। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपसे जानना चाहते हैं वो कैथोड के ई नॉट वैल्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं। अगर ये ई नॉट सेल की वैल्यू दिए हुए हों और ई नॉट सेल वैल्यू ऑफ एनोड के बारे में दिए गए हों, तो आप समझ सकते हैं कैथोड का ई नॉट वैल्यूज़ क्या होगा, उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 4 होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं आपको एक अच्छी सी बात सिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ई नॉट वैल्यूज किसी भी रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के अनुसार इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जबकि डेल्टा जी जो आगे हम पढ़ेंगे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। इस बात को कहने का मतलब क्या है, वो चीज जब हम एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे। चलते हैं स्लाइड पर और एग्जाम्पल नंबर 4 पर बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हाफ सेल रिएक्शन और यहाँ पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें ये बात कर रहे हैं कि हाफ सेल रिएक्शन को आप इस रिडॉक्स रिएक्शन के माध्यम से दिखाने की कोशिश कीजिए, उसके सेल रिएक्शन को दिखाने की कोशिश करिए। अगर इस तरीके का सेल का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिया गया है तो इसमें हाफ सेल रिएक्शन कैसे होगा, सेल का रिएक्शन कैसा होगा, उस चीज के बारे में हमें जानकारी दीजिए। और इस सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अगर आप हाफ सेल रिएक्शन लिख दिए, ओवरऑल कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख दिए, सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर आप जान गए, तो यहां पर एक चीज आपको बहुत अच्छी मिलेगी जो आपको सीखने में मदद करेगी। किसी भी सेल के लिए ई नॉट वैल्यूज उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। इसमें मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के जो पॉइंट्स होंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे इस बात के कहने का मतलब क्या है, इसको जब अभी इस एग्जांपल का सॉल्यूशन बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। डेल्टा जी में जब आप सेल के पॉइंट, जब सेल के रिप्रेजेंटेशन में हाफ सेल को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू भी बदलती जाएगी। उसी रिस्पेक्ट में अगर आपने डेल्टा जी की वैल्यू को कैलकुलेट करते समय मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 ले लिया तो डेल्टा जी भी 2 टाइम्स हो जाएगा। जबकि इस रिएक्शन में आप देखेंगे ई की वैल्यूज पर सेल को बैलेंस करने के दौरान अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ाएंगे तो भी ई सेल की वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज को सीखना है, ड्रॉ करके देखते हैं। यहां पर ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पर। देखिए एग्जांपल नंबर 4 में हमसे सेल के रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहां पर सेल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, एल्यूमिनियम सॉलिड के रूप में है जो कैटायन के रूप में सॉल्यूशन में जा रहा है। जिंक आयन यहां पर रिड्यूस होगा। कितना शानदार है यह एग्जांपल कि आप समझ सकते हैं जिंक का हमेशा केवल सिंगल फ्यूचर नहीं होता है। जिंक का केवल सिंगल फ्यूचर नहीं होता है। जिंक यहां पर देखिए, जब जिंक कॉपर के साथ था कितना मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, वो जिंक वहां डिसॉल्व हो रहा था। यहां देखिए जिंक पर कैथोड का रिएक्शन होगा, जिंक यहां पर डिपोजिशन का रिएक्शन दर्शाएगा एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा होने के नाते। तो एल्यूमिनियम यहां एनोड का काम कर रहा है। ड्रॉ करके देखें सारे एग्जांपल के पॉइंट्स को, किस तरीके से सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा और उसमें कैसे वैल्यूज फुट की जाएंगी, कैसे हाफ सेल रिएक्शन बनाया जाएगा, उसके बारे में देखते हैं। चलते हैं, यहां देखें। इसमें आप समझ सकते हैं ना रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं आपसे कहूं तो काम क्या हो रहा है, सिल्वर की रॉड यहां डिसॉल्व होगी, आप कह सकते हैं ना, और जो कॉपर की रॉड होगी वो यहां पर थिक होती जाएगी। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये रिलेटिव टेंडेंसीज हैं। और ये जो यू शेप की सॉल्ट ब्रिज है उसको भी रिप्रेजेंट हम लोगों ने कर दिया। चलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं, तब हम इसके बारे में काफी कुछ रिप्रेजेंट कर पाएंगे हाफ सेल रिएक्शन में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन के बारे में बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में
सीधे तौर पर कहा जा सकता है एल्युमिनियम है जो न्यूट्रल है, ये एल्युमिनियम 3+ में बदला, एक्वस सोल्यूशन में गया और अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज किए। इस दौरान जिंक के रॉड पर क्या इवेंट हुए तो उसको हम रिडक्शन हाफ सेल के रूप में कह सकते हैं। आप देखें रिडक्शन हाफ सेल पर होने वाले क्या घटनाएं थी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हमें सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन मिलता है जिसके तहत हम देख रहे हैं जिंक 2+ आयन के रूप में था सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये रिड्यूस हो जाता है, जिंक में बदल जाएगा। इस तरीके का हम लोगों ने देखा। अब यहां पर सेल के रिएक्शन को, नेट रिडॉक्स रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप 11th में जो फंडा पढ़ते हैं वही फंडामेंटल्स यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। आप कैसे क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एक्सचेंजेबल इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इस प्रयास में करना क्या होगा, एक बार चलते हैं लिख करके देखते हैं। यहां पर हमें जो बैलेंस करने के लिए आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है तो यहां पर 2 के नंबर से करेंगे क्योंकि यहां पर 2 का फैक्टर है, और नीचे वाले रिएक्शन के लिए जब बात होगी तो वहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ये रिलीज कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके कारण क्या ओवरऑल सेल के पोटेंशियल या सेल के ईएमएफ पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसलिए मैंने कहा कि यहां पर जब कभी भी E0 वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे इसके, तो इसमें इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बस सिंपल सा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दिया गया है जिसमें आप कह पाएंगे कि यहाँ ऊपर के लिए 2 टाइम्स अगर हमने रिप्रेजेंट किया है तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। 2 एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में होगा जो 3 जिंक आयंस के साथ यहाँ पर आप रिएक्शन से पहले पार्टिसिपेट करेगा, बाद में चल करके एल्यूमिनियम आयन 2 मोल्स होंगे जो एक्वस सोल्यूशन में जाएंगे और जिंक के 3 मोल्स जा करके रॉड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरीके की घटना हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये इसके सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा। स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं अगर इसके ई सेल की वैल्यू यहां पर पूछ दी जाती तो इसके इतने सारे मल्टीप्लिकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ई सेल अगर कैलकुलेट करना होता तो ई कैथोड माइनस ई एनोड की सिंपल सी बात करते, और चूंकि यहां पर वैल्यूज दी नहीं गई हैं इसलिए उसको हम यहां पर यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ई और जी की बात होगी, ई के बाद जब हम जी डेल्टा जी की बात करेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की बात करेंगे, कैपेसिटी टू डू वर्क की बात करेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। वो चीज आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। एग्जांपल 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगले एग्जांपल में हम 5th एग्जांपल की बात करेंगे। 4th एग्जांपल हो गया जो कई सारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए ये अच्छा एग्जांपल था जिसका सोल्यूशन हमने देख लिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार उन सारी चीजों को रिकॉल करके रखे रहिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम गलती यही करते हैं कि E0 की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते जाते जैसे वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है वो एक फिक्स वैल्यू है किसी भी दिए गए इलेक्ट्रोड के लिए। और जब कभी भी ई सेल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो आप यहां पर ड्रॉ लिख करके जो आपने देखा, उसमें ई सेल की वैल्यूज पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद एग्जांपल 5 एक बढ़िया एग्जांपल है जिसके बारे में हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल 5 में क्या वैल्यूज दी गई हैं स्लाइड पर पढ़ने की कोशिश करें। एग्जांपल 5 जिसमें 2 हाफ सेल रिएक्शन के बारे में बात किया गया है, जिसमें यहां पर वैल्यूज दी गई हैं। आप देखिए 2 हाफ सेल रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर गिवन बिलो। इसमें MnO4 माइनस जो कि Mn2+ में बदल रहा है। आप इतने पर सिर्फ फोकस करें। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। और दूसरा आप देख रहे हैं SN2+ को जो SN2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है। सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये रिएक्शन कितना टिपिकल सा है, बिल्कुल टिपिकल सा नहीं है। यहां पर Mn+7 से Mn2+ में बदला है और SN2+ SN4+ में बदला है। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, हाफ सेल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ओवरऑल सेल का रिएक्शन क्या होगा और इसका E0 सेल की वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आप सिंपल सा इतने ही इंफॉर्मेशन से देख सकते हैं जो ऊपर वाला रिएक्शन है यह एक्चुअल में रिड्यूस होगा क्योंकि हम +7 से ये +2 में बदलेगा। तो ये हो गया हमारा कैथोड की वैल्यू। सिंपल सी बात है, ये कैथोड की वैल्यू हो गई। आपको कुछ और ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये कैथोड की वैल्यू हो गई। और नीचे वाला जो रिएक्शन है SN2+ SN+4 में बदला, ये एनोड की वैल्यूज हो जाएंगी। अब हमारे सामने 2 चीजें पता चल गई और इस सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। सेल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ ड्रॉ करके देखें। इसको हम वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ
पर एक बार हम बना करके देखने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने बता रखा है कि जो एनोड होगा वो एक्चुअल में SN4+ में बदलने का प्रयास करेगा। सॉल्ट ब्रिज को ले लेंगे और उसके बाद मैंने आपको बताया रिड्यूस कौन सा हो रहा है, MnO4-, जो कि एक्चुअल में सेल्फ में +7 स्टेट से ये किस में बदल रहा है, Mn+2 में। तो सिंपल सी बात है, रिडक्शन इसी का होगा तो कैथोड यही बनेगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पर एनोड यह है और कैथोड कौन सा है उसके बारे में आपने देख लिया। एनोड ये है और कैथोड के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सेल का रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे, उसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा ताकि आप सेल का रिएक्शन दिखा सकें। आप जानते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर 5 का एक्सचेंज हो रहा है, बात समझ रहे हैं। और इसके अपोजिट यहाँ पर जो इससे प्रीवियस इक्वेशन में आप देखने को मिल पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 का आप देखना चेंजेस हो रहा है, तो ये 2 का चेंज हो रहा है जबकि यहाँ पर 5 का चेंज हो रहा है। इसके कारण जब इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे ना, वैल्यूज को क्रॉस करेंगे, यानी इसके लिए आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अपोजिट इसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, ये चीजें इस तरीके से जाएंगी, इक्वेशन बैलेंस होगा। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है दिया गया। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप रिएक्शन को बैलेंस करने के बारे में 11th में सीखे हुए हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के टॉपिक में। बहुत ही सिंपल है, वही बात है, उसी को हम एक्सपेंड करते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन का अगला पॉइंट हम देखें जिसमें सीधे सीधे पूछा गया है सेल के बारे में, और सेल के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, और इसमें रिडॉक्स इक्वेशन क्या होगा दोनों हाफ सेल का, और इसका E0 सेल वैल्यूज भी क्या हम बता सकते हैं। तो E0 सेल की वैल्यू बिल्कुल बताई जा सकती है। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं दोनों ही इलेक्ट्रोड्स की, और उसी वैल्यूज को यहाँ रखेंगे। आगे हमें सीधे अपने आप सिंपल वैल्यूज मिल जाएंगे। कैथोड के लेवल पर जो वैल्यूज दी गई हैं, कैथोड कौन बन रहा है, MnO4- जो Mn2+ में बदल रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, +1.51 माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है, 0.15 है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आता है 1.36 वोल्ट। सिंपल सी बात है, आंसर हमें प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये सेल पॉसिबल है, फिजिबल है, फंक्शनिंग है। और इसके पहले जो हमारे एग्जाम्पल लिए गए थे जिसमें एक में हमारे पास आंसर आया था, जो पहला एग्जाम्पल था उसमें आंसर कितना था, +0.59 वोल्ट था। इसी तरीके से जो हमने एग्जाम्पल दूसरा लिया था उसमें E0 की वैल्यूज कितनी आई थी, +0.46 वोल्ट आई थी। जबकि इस सेल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमारी किताब का दिया गया है, उसमें ई सेल की वैल्यू +1.36 वोल्ट दे रहा है। इस तीनों वैल्यूज में सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है, आप समझ सकते हैं, जो सबसे लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में है। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये सेल ज्यादा इफिशिएंट होगा, ज्यादा वर्किंग होगा, इसमें डेल्टा जी के चेंजेस ज्यादा होंगे। इसका मतलब सबसे बेस्ट, सबसे इफिशिएंट अगर आप बैटरी बनाए अभी तक के एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको मिलेगा। इस तरीके से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने को यहाँ पर मिलते हैं। कैसा रहा?